इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे कोरिया को जापान के प्रभाव से मुक्ति मिली, कैसे कोरिया पर आधिपत्य स्थापित किया गया अमेरिका और सोवियत यूनियन के द्वारा, और फाइनली कैसे कोरिया स्प्लिट होता है दो पार्ट में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1897 से। 1897 में यहाँ पे जोसियोन डायनेस्टी रूल कर रहा होता है। किंग गोजोंग का शासन होता है पूरे कोरिया पे। ये शासन चलता है 1905 तक। 1905 में फाइनली जो रसिया और जापान के बीच में युद्ध चल रहा है वो समाप्त होता है, और यहाँ पर 1905 में कोरिया का प्रोटेक्टरेट बन जाता है जापान, यानी शासन रहेगा गोजोंग का लेकिन कंट्रोल करेगा जापान। फाइनली जो कोरिया है वो एनेक्स कर लिया जाता है 1910 में जापान के द्वारा, और डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है पूरे के पूरे कोरिया पे जापान का, और गोजोंग का शासन यहाँ पे समाप्त होता है फाइनली 1910 में। 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होता है, और वर्ल्ड वार 2 के स्टार्ट होने के बाद 1943 में कायरो कॉन्फ्रेंस साइन किया जाता है रूजवेल्ट, चर्चिल और चियांग काई शेक के बीच में, जिसमें ये डील साइन होता है कि जापान से उन सारे टेरिटरीज को लिबरेट किया जाएगा, यानी मुक्ति दिलाई जाएगी जिस पे वो जबरन कब्जा करके बैठा है। नेक्स्ट इसके बाद ये सेम आइडिया जो है वो डिस्कस किया जाता है सोवियत यूनियन के स्टालिन के साथ भी, रूजवेल्ट का। 1943 और 1945 का जो दो कॉन्फ्रेंसेज है, तेहरान कॉन्फ्रेंस और याल्टा कॉन्फ्रेंस, उन दोनों में सेम प्रपोजल रखा जाता है स्टालिन के सामने रूजवेल्ट के द्वारा। और यहाँ पे रूजवेल्ट जो है वो ट्रस्टीशिप के बारे में बताते हैं कि अगर लिबरेशन मिलता है जापान से कोरिया को तो उसके बाद ट्रस्टीशिप बनाया जाएगा जो कि रूल करेगा तब तक जब तक कोरियन पीपल सक्षम नहीं हो जाते वहाँ पे डायरेक्ट रूल करने के लिए, तब तक ट्रस्टीशिप बनाया जाएगा और वही कंट्रोल करेगा पूरे के पूरे कोरिया को। स्टालिन इन सारी बातों से एग्री थे, लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो ट्रस्टीशिप बनेगा वो पीरियड जो होगा जो वहाँ पे रूल करेगी उसका पीरियड कम से कम होना चाहिए, यानी इनका ये कहना था कि डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए वहाँ के लोगों का अपने जो टेरिटरी है उसके ऊपर। नेक्स्ट इसके बाद फिर जापान इधर सरेंडर नहीं कर रहा है वर्ल्ड वार में, और वर्ल्ड वार में सरेंडर नहीं करने के कारण रसिया उधर चिढ़ा हुआ है जापान से, और जापान पूरा सख्ती के साथ सपोर्ट कर रहा है जर्मनी को। जापान की कमर तोड़ने के लिए पहला न्यूक्लियर बॉम्ब मारा था जापान पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा को नस्त नाबूद कर दिया गया। इसके बाद भी जापान झुका नहीं, और इधर क्या होता है कि 6 अगस्त के बाद 8 अगस्त को रसिया ने डिक्लेयर कर दिया वार जापान के ऊपर। जापान इसके बाद भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद फिर जापान को पूरी तरह से तोड़ने के लिए दूसरा न्यूक्लियर हमला किया जाता है जापान के ऊपर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। हिरोशिमा के साथ साथ पूरा का पूरा नागासाकी धूल में तब्दील हो गया। इसके बाद भी जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। इधर क्या होता है कि रसिया चूँकि अटैक कर चुका है 8 अगस्त को, तो रसिया के जो मार्शल हैं अलेक्जेंडर वेसिलेव्स्की, इनने क्या किया कि इन्होंने पूरे के पूरे कोरियन जो पीपल था उसको इन लोगों ने भड़काना चालू किया, और ये कहा कि वो विरोध करे जापान का जो वहाँ पे रूल है उसके अगेंस्ट में, और पूरे कोरियन पीपल को अपनी लिबर्टी और इंडिपेंडेंस के लिए विरोध करने के लिए कहा जापानी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि वहाँ पे रूल कर रहा था उस समय। नेक्स्ट इसके बाद 8 अगस्त को सोवियत यूनियन इसमें इंटर कर चुका है। सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका को ये लगने लगा कि कहीं पूरे के पूरे टेरिटरी को एक्वायर न कर ले सोवियत यूनियन, तो 10 अगस्त को क्या करता है कि यूएस इंटर करता है साउथ से, और साउथ में वो मूव कर जाता है साउथ कोरिया का जो मेन शहर है सियोल, वहाँ तक इसका आधिपत्य हो जाता है यूएसए का। इधर यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन भी देखता है कि अमेरिका अब चूँकि इंटरफेयर कर रहा है इसमें, और वो इंटर करता है नॉर्थ की तरफ से पूरा अपना पोटेंशियल के साथ, और 24 अगस्त 1945 तक यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन पहुंच जाता है प्योंगयांग, जो कि उत्तरी कोरिया का सबसे प्रमुख शहर है वहां तक। इस तरह से क्या होता है कि पूरे कोरिया पर कंट्रोल हो गया यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन का। नॉर्थ पोर्शन में यूनाइटेड एसआर और साउथ पोर्शन में यूएस का, यानी नॉर्थ में सोवियत यूनियन का और साउथ में यूएसए का। इसके बाद अगस्त 1945 में 15 तारीख को जापान फाइनली युद्ध में सरेंडर करता है अपना, और सरेंडर करने के बाद कोरिया को लिबरेशन मिल जाता है, यानी मुक्ति मिल जाती है जापान से। सेम इसी समय क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप बनाने के लिए बोला जाता है, और चूँकि दो पोर्शन बढ़ चुका है कोरिया का, नॉर्थ में है सोवियत यूनियन और साउथ में है अमेरिका, तो इन दोनों ने तय किया कि हम लोग तब तक यहाँ पे रूल करेंगे जब तक ट्रस्टीशिप यहाँ बन नहीं जाता है तब तक। उसके बाद क्या होता है कि इस बात से स्टालिन भी एग्री हो जाते हैं, और उन्होंने भी कहा कि ठीक है ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ट्रस्टीशिप का गठन जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तब तक इन लोगों ने क्या किया कि 38th पैरेलल के अकॉर्डिंग अलोंग जो है इस पूरे टेरिटरी को 2 भाग में बांट लिया, नॉर्थ और साउथ में।
2 जोन में बट गया और साउथ वाला जो पोर्शन है वो रहा यूएसए के पास और नॉर्थ वाला पोर्शन चला गया सोवियत यूनियन के पास। और इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये डिवीज़न तभी तक माना जाएगा जब तक ट्रस्टीशिप का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाता है, तब तक। नेक्स्ट इसके बाद यूएसएसआर भी इस प्रपोजल को हामी देता है। इसके बाद फिर दिसंबर 1945 में मॉस्को कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं ये लोग और उस समय ये डिसाइड किया जाता है कि 5 साल के लिए 4 पावर कोरियन ट्रस्टीशिप बनेगा, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाना था अगले 2 साल में। लेकिन फाइनली ये ट्रस्टीशिप वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और ये पूरा का पूरा जो आइडिया था वो भी फेल हो गया। नेक्स्ट इसके बाद फिर 1948 में पूरा का पूरा मसला गया यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड नेशन का जो आउटकम निकल के आता है उससे सोवियत यूनियन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका ये कहना था कि ये जो पूरा का पूरा टेरिटरी है या जो पेनिनसुला है कोरियन पेनिनसुला उसको एक ही रहने दिया जाए, उसका डिवीज़न नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार था यूएसएसआर। और उसका ये कहना था कि इंडिपेंडेंट यूनिफाइड कोरियन स्टेट बनाया जाए जिसको रूल किया जाए वहीं के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद फिर इलेक्शन करवा लिया जाता है जो साउथ में यूएसए के कंट्रोल में जो पोर्शन है वहाँ पे इलेक्शन करवाया गया और सिंगमन री जिनको सपोर्ट था यूएसए का वो वहाँ पे बनते हैं प्रेसिडेंट साउथ कोरिया में। नेक्स्ट इसके बाद चूँकि साउथ कोरिया में सिंगमन री हो गया तो किम टू सुंग वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में आता है और वो बोलता है कि वो वहाँ का नेता के लिए दावेदारी करता है अपना नॉर्थ कोरिया का और पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया कंट्रोल में आता है किम टू सुंग के और इसको सपोर्ट है सोवियत यूनियन का। नेक्स्ट इसके बाद फिर जो नॉर्थ का पोर्शन रहा जो किम टू सुंग के कंट्रोल में रहा वो कहलाया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ का पोर्शन जो सिंगमन री के कंट्रोल में रहा उसको बोला गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नेक्स्ट इसके बाद फिर दोनों जो हैं किम टू सुंग और सिंगमन री दोनों एक दूसरे पे क्लेम कर रहे हैं कि दोनों पोर्शन एक दूसरे का मतलब यानी नॉर्थ वाला बोल रहा है कि साउथ मेरा है और साउथ वाला बोल रहा है कि नॉर्थ मेरा है। इसके बाद फिर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि पूरा डायरेक्ट कंट्रोल में है किम टू सुंग के, उनका कहना था कि ये जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया बना है वो इलीगल है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का ये कहना था कि जो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो भी पोर्शन है रिपब्लिक ऑफ कोरिया का। विवाद बढ़ता है। नेक्स्ट इसके बाद फिर 1950 में नॉर्थ कोरिया पहली बार इन्वेड करता है साउथ कोरिया और पूरा का पूरा फुल पोटेंशियल के साथ अटैक करता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे। इसके बाद कोरियन वार स्टार्ट हो जाता है जो कि चलता है 1950 से लेकर के 1953 तक। फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि 1953 में ये एंड होता है, ये युद्ध जो है कोरियन वार स्टेलमेट पे और कोरिया को डिवाइड कर दिया जाता है नॉर्थ और साउथ में। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में 2 पार्ट में इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया और यहीं से फाइनली ये जो है विवाद जो है ये युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। इसके बाद क्या होता है कि 1953 में ही कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके अंतर्गत जो 38th जो पैरेलल बनाया गया उसके दोनों ओर DMZ यानी डीमिलिटराइजेशन जोन बनाया गया जो कि 4 किलोमीटर का एरिया जो है वो उन दोनों के बीच में डिसाइड किया गया कि वो एरिया जो है वो DMZ का होगा। फाइनली यहाँ पे कोरियन वार समाप्त हुआ, कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किया गया और फाइनली जो कोरिया है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा कैसे कोरिया जो है वो जापान के प्रभाव से मुक्त हुआ, कैसे उस पर कंट्रोल हुआ सोवियत यूनियन का, USA का और फाइनली कैसे कोरिया स्प्लिट हुआ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।